जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए आपदा प्रबंधन और इन्वायरमेंट जो 10 नंबर का आता है उसमें हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे। तो ये उसका तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो उनको जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो यूपीजी के जो चला रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट है, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन की जो है उसकी भी प्लेलिस्ट लगा देंगे, तो वहाँ से भी आप चेक कर लेना या चैनल में जा करके चेक कर लेना। तो आज हम इसी वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। इसकी पीडीएफ की आप टेंशन ना करो, सिर्फ अभी आप क्लास देख लो। नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, सिर्फ अभी क्लास देखो समझो। पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपदा प्रबंधन और पर्यावरण पारिस्थितिकी का पूरा सिलेबस है। ये 10 नंबर का आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला भी हम पोर्शन कंप्लीट करेंगे। लगभग ये 5 से 6 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे लगभग 6 वीडियो के लगभग ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक बड़े थे तो इनमें थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। इसमें 2 वीडियो हमने बनाए हैं, इसमें भी लगभग 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है जैव विविधता, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बायोडाइवर्सिटी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ऑफिशियली सिलेबस है, ठीक है। इसी तरीके से हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 वीडियो जो अपलोड है उनको जरूर देख लेना। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता कहते किसे हैं। तो जैव, देखो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस चूंकि समझना है तो हमें बेसिक भी तो उस चैप्टर का पता होना चाहिए, उसकी न्यू पता होनी चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? कई प्रकार के, कई प्रजाति के पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु एक जगह पर उपस्थित होते हैं, तो वो क्या होती है? विविधता। और ये चूंकि किसमें है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में है, तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्री जैव विविधता। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसे ये देख लो, ये फिगर हैं, ये सारे जैव विविधता के फिगर हैं, ठीक है। लेकिन जैव विविधता के बारे में जो बताया, तो वाल्टर जी रोने ने बताया, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था 1985 में। अब जैव विविधता भी कितने प्रकार की होती है? तो जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हमने परिभाषा समझा, किसने बताया ये समझा। हम लोग अब समझ रहे हैं कि जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितने प्रकार की होती है? 3। पहला होता है अनुवांशिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा हो जाता है प्रजातीय डाइवर्सिटी, और अगला हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र बायोडाइवर्सिटी, ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता, ये 3 प्रकार की होती है। इन तीनों प्रकार को चित्र के द्वारा दिखाया गया है। जैसे अनुवांशिक जैव विविधता में होता है कि एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली जीव संबंधी विविधता। अब देखो, ये गाय हैं, ये सभी गाय हैं, एक देख रहे हो ना, एक ही प्रजाति है ये गाय की, लेकिन इनमें देखो सभी गाय अलग अलग हैं, ठीक है। इसका कलर और इसकी जो रूपरेखा है, ये सब जगह, ये आप भी देखते होगे, भारत में भी कई टाइप की अगर गायों की देखी जाए तो गायों की नस्लें पाई जाती हैं। तो ये क्या है? ये है विविधता। ये क्या है? विविधता। और प्रजातीय जैव विविधता में विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है। विश्वती वर्षा वन को जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व का सबसे ज्यादा विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में और विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। ये जो जैव विविधता देख रहे हो, ये भूमध्य रेखीय और विषुवती रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली विविधता को देख लेते हैं। तो अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। यह एक क्षेत्र की विविधता या परितंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैव विविधता ज्यादा उत्पादक एवं स्थिर परितंत्र का निर्माण करती है, जो प्राकृतिक पर्यावरण के स्वस्थ एवं संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। कहने का मतलब 3 टाइप की अपने विविधता देखी। एक तो देखी जो अनुवांशिक है, दूसरी देखी जो प्रजाति है, तीसरी देखी जो इकोलॉजी सिस्टम में होती है जैव विविधता, ठीक है। तो जैव विविधता के प्रकार है। क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछेगा? क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछेगा कि शब्द का प्रयोग किसने किया, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में और विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो उसी के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं
वो यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। ये क्या है, ये जो PYQ हम लोग जो आप लोगों से बताते हैं ना कि PYQ भी सीरीज बनती है, जो हम आपको 15 से 20 सालों के PYQ देंगे, तो उसी 15 से 20 सालों के PYQ में जो इस चैप्टर से PYQ थे, तो वो आपको हमने यहाँ पे मेंशन करवा दिया है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ये पूछा गया था। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है विषुवतरेखीय वनों में, विषुवतरेखीय क्षेत्र में। भाई हो सकता है कि ऊपर वाला क्वेश्चन ना हो, नीचे वाला हो, तो इसको टेकल करना है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से हैं, तो अमेजन वन है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी, ये कहाँ है, केरल में है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को 2001 से मनाया जा रहा है। 2001 से पहले जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता था। तो ये जो आपने कीवर्ड देखे, ये जो आपने पॉइंट देखे, तो ये जो पिछले एग्जाम हुए हैं, तो इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आपके लिए पूछे गए थे, वो हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन करवा दिए हैं। आई होप चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि हमने जैव विविधता के प्रकार पढ़े, जैव विविधता के फैक्ट पढ़े। अब हम लोग देखते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, उससे रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल भी हैं, कुछ सबमिट भी हुई हैं, तो उनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो देखिए, जैव विविधता पर जो सबमिट जो CBD हुई 1992, उसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया, जिसको पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया। प्रभावी 1993 से ये हुआ था। अब एक वर्ड आता है कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता संरक्षण से है। किससे है, जैव विविधता संरक्षण से। यह सन 2000 में अपनाया गया और 2003 में इसे लागू किया गया था। ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो नागोया प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है। यह 2010 में अपनाया गया और 2014 में इसको इम्प्लीमेंट करा गया। आई होप चीजें समझ पा रहे होगे ना आप। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी संबंध जैव विविधता संरक्षण से है। इसे 2022 में अपनाई गई नई रणनीति का उद्देश्य था जो 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना था। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो नया सबमिट हुआ था GBF के नाम से, उसे 2022 में अपनाया गया था। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि ये जो आप प्रोटोकॉल देख रहे हो, ये सब किससे रिलेटेड है, जैव विविधता से। तो डायरेक्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है, नागोया प्रोटोकॉल पूछा जाता है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल पूछा जाता है। तो ये कब अपनाए गए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कब लागू किए गए, ये आपको याद रखना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन इससे निकल के जरूर आता है। एक बार अगर पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन जैव विविधता से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पहुंचता है, तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ इसको कवर अप करना है। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो भारत में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं, वो कहाँ पे हैं। तो टोटल भारत में बायोडाइवर्सिटी के 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहला है पश्चिमी घाट, ये वाला। दूसरा है पूर्वी घाट, ये वाला। तीसरा है इंडो बर्मा, ये वाला। चौथा है सुंडा लैंड, ये सुंदर लैंड लिखा है, सुंडा लैंड है, सुंडा लैंड। ठीक है, तो सुंडा लैंड ये वाला, ये अंडमान निकोबार वाला है। तो ये 4 हॉट स्पॉट एरियाज हैं पूरे भारत में। तो 4 हॉट स्पॉट एरिया से क्वेश्चन निकल के आता है। तो एक एक एरिया को हम लोग पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट क्या होता है, पूर्वी घाट हॉट स्पॉट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा लैंड से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उन्हीं को देखते हैं। चलिए, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है, तो इसको पहले देख लो कि जो बैच हमारा है, हमने आपको बताया कि एग्जाम की डेट कितनी है, तो 23 अगस्त है। तो उसी को टारगेट करके बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, आपको अप्लीकेशन में GS रिव्यू के नाम से हमारा अप्लीकेशन है, ये हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप से जानकारी मिलेगी। तो आप डायरेक्ट अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। पेड बैच में जाकर के देखिएगा तो बैच डिटेल आपको मिल जाएगी। वहाँ पर हम आप लोगों को 5 PDF उपलब्ध कराएंगे बुकलेट की। पहली होगी जो 15 वर्षों के सेट पेपर की जो PYQ होंगी वो, फिर होगी एक UP स्पेशल, फिर होगी जो पूरा सामान्य अध्ययन, फिर होगा कंप्यूटर वाला पोर्शन, और एक होगा करंट अफेयर।
ये 5 बुकलेटें आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म पे मिलेंगी। पूरी जो बुकलेट है वो सरल भाषा में चित्रात्मक लिखी गई है, टॉपिक वाइज है। जो भी जिस तरीके से हमने आपको अभी क्या पढ़ाया, इकोलॉजी बताया, हमने आपको सबसे पहले सिलेबस दिखाया, इसी तरीके से हर एक पोर्शन में पहले सिलेबस दिखाया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को बारीकी से कवर किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा आपको कंटेंट मिलेगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भरोसा रखो, जितना कंटेंट है सब ए ग्रेड का कंटेंट है। लेखपाल में जिस तरीके से बैच चलाया गया था, और लेखपाल में ज़्यादातर क्वेश्चन जीएस रिव्यू के कंटेंट से, नोट्स से थे। जितने बच्चों ने इस बैच को लिया था उन बच्चों से कभी इन चीज़ों के बारे में पूछिएगा। ठीक है, जीएस रिव्यू का आप अगर वीडियो भी देख रहे होंगे, आप नोट्स को छोड़ दो, आप जाकर के लेखपाल के वीडियो देख लो, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इस चीज़ को आंकड़ा लगा लोगे कि नहीं ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए थे। ठीक है, तो पूरा कंटेंट सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, सिर्फ एग्जाम। ये पूरा कोर्स लगभग हम 20 से 25 जून लेके चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 20 जून तक ही कंप्लीट कर दें। ठीक है, पूरा कंप्लीट जितना आपको बताया। अभी आपकी यूपी जी के कंप्लीट हो गई है, यूपी जी के क्या है, कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग उसको जा करके एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो, उसको प्रिंट आउट करा लेना, अच्छे से पढ़ना चालू करो, धीरे धीरे करके पूरे नोट्स आपको कंप्लीट होकर के मिल जाएंगे। डेली पीडीएफ कोई ना कोई अपडेट होती है एप्लीकेशन पे जा करके। एप्लीकेशन पे कोई क्लास नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगी। यूट्यूब में जो भी क्लासें होती हैं, जितना पॉसिबल होगा यूट्यूब में ही क्लासें आपकी चलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन में सिर्फ नोट्स है, तो जो प्राइस है वो सिर्फ नोट्स का है, वीडियो का नहीं है। चलिए, ये हो गई जानकारी। हम लोग जल्दी से देखते हैं अगली क्लास। हाँ, तो हम लोगों ने 4 हॉट स्पॉट पढ़े। 4 हॉट स्पॉट में पहला हॉट स्पॉट देखते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट देखते हैं। अब पश्चिमी घाट जो है, आपने मैप में देखा, ये हमारा क्षेत्र पश्चिमी घाट है। यह विस्तार भारत के पश्चिमी तट के समानांतर गुजरात से तमिलनाडु, ये गुजरात है, ये तमिलनाडु तक विस्तारित है। इस तरीके से लंबा लंबा ये पश्चिमी घाट है। इसे यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया है। यहाँ मानसून की भारी वर्षा होती रहती है, इसीलिए जो केरल वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का केरल वाला क्षेत्र, शांत घाटी का क्षेत्र, वो सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी के लिए भारत में पहले नंबर पे चलता है। प्रमुख जीव कौन से पाए जाते हैं, तो प्रमुख जीव में लायन टेल्ड मकाक पाया जाता है, नीलगिरी ताहर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उभयचर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये आपको इतना ही पढ़ना है पश्चिमी घाट से। अब देख लेते हैं हिमालय हॉट स्पॉट। कौन सा, हिमालय हॉट स्पॉट। हिमालय हॉट स्पॉट को जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं हिमालय हॉट स्पॉट में विस्तार इसका पूरा भारतीय हिमालय क्षेत्र, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तक का पूरा जो क्षेत्र है, जो ऊपर वाला क्षेत्र है हिमालय वाला, ठीक है, वो हिमालय क्षेत्र है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां और अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र भी पाए जाते हैं। प्रमुख जीव में हिम तेंदुआ, लाल पांडा और कस्तूरी मृग जैसे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, ये कस्तूरी मृग, लाल पांडा, हिम तेंदुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये हिमालय हॉट स्पॉट हो गया। अब भारत बर्मा क्षेत्र, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये सुंडालैंड अलग हम लोग बताएंगे ना, नीचे अभी सुंडालैंड का लास्ट में आएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं भारत बर्मा क्षेत्र में इसका जो विस्तार अगर हम बात करें तो असम और अंडमान को छोड़ करके जो पूरा क्षेत्र है वो, ठीक है, वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। अब यह भारत की सीमा से बाहर भी म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तक पूरा फैला है। ये जो मानचित्र आप देख रहे हो, इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के दुर्लभ वनस्पति, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। जो दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवर जैसे इंडो चाइनीज टाइगर और विभिन्न प्रकार के लंगूर और कुछ कछुए भी मौजूद होते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल सिस्टम की से क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यह क्षेत्र घने जंगलों और बड़ी नदियों जैसे मेकांग और आर्द्र भूमियों से भी भरा होता है, इसलिए इकोलॉजिकल सिस्टम से भी ये क्षेत्र मजबूत है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सुंडालैंड के बारे में। सुंडालैंड के बारे में तो एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल ये सुंडालैंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो फूल है उसका नाम है रेफ्लेसिया
अर्नोल्डी, रेफलेसिया अर्नोल्डी, यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल है और ये पाया जाता है सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र में। ठीक है, अब देखो इसका भौगोलिक क्षेत्र स्थिति के बारे में बात करें तो जो इसका विस्तार है, ये विस्तार है मलय प्रायद्वीप, बोर्निया, सुमात्रा, जावा, सिंगापुर, ब्रुनेई और मलेशिया जैसे क्षेत्रों में इसका आप देखोगे विस्तार है। ठीक है, वनस्पतियां, तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुनिया में जितनी भी वनस्पतियां हैं तो लगभग 25,000 प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। उनमें लगभग 60% प्रजातियां यानी कि 15,000 प्रजातियां सिर्फ इसी सुंडालैंड में पाई जाती हैं। ये समझ लो सुंडालैंड में। इसमें आपने ओरंगुटान, गैंडा, सुंडा बादलों वाले तेंदुआ और जैसे दुर्लभ प्रजातियां भी आपको देखने को मिलती हैं। ये फूल यहाँ पे पाया जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुंडालैंड आपको एक बार ये जरूर देख लेना है कि ये इंपॉर्टेंट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल यहाँ पे पाया जाता है। अब आपने ये चीजें समझ ली। अब जैव विविधता का संरक्षण, इससे क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता का संरक्षण दो तरीके से किया जाता है। एक तरीका है इन सीटू, दूसरा तरीका है एक्स सीटू। इन सीटू को कहते हैं स्वस्थानीय और एक्स सीटू को कहते हैं बाह्य स्थानीय। इन सीटू के अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं इन्हीं से बस क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता संरक्षण के बाह्य स्थानीय में कौन सा शामिल नहीं है। अब बाह्य स्थानीय के ये उदाहरण हैं तो आपको इतने उदाहरण याद रखनी है। और ये उदाहरण है किसके, ये हैं इन सीटू के। तो इन सीटू में आपको ये याद रखना है। तो इन सीटू में आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क, पवित्र उपवन और रामसर साइट्स आती हैं। जबकि एक्स सीटू में वनस्पति उद्यान, जंतु पार्क, ऊतक संवर्धन और बीज बैंक और क्रायो बैंक ये सब देखने को मिलते हैं किसमें, एक्स सीटू में। तो ये दो टाइप होते हैं जैव विविधता संरक्षण के। जैव विविधता संरक्षण के कितने हो गए, दो टाइप हो गए। अब जब हम लोग मापन पढ़ते हैं तो जैव विविधता मापन में 3 स्तर होते हैं। ठीक है, कौन से 3? एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो जैव विविधता मापन के 3 स्तर हमने देखे, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा विविधता क्या होती है, तो यह स्थानीय स्तर की विविधता को दर्शाता है। तो एक बात याद रखना, स्थानीय स्तर के लिए क्या है, कीवर्ड अल्फा। ठीक है, बीटा क्या है, 2 अलग अलग समुदायों की स्थिति के लिए है। ठीक है, और गामा क्या है, यह विशाल भौगोलिक क्षेत्र के लिए, जैसे पूरा देश या पर्वत या श्रृंखला। ठीक, तो एक स्थानीय स्तर पे अल्फा विविधता 2 अलग अलग समुदायों के लिए, प्रजातियों के लिए, ठीक है, उनकी कम्युनिटी के लिए बीटा। गामा एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे पूरा देश या पूरा पर्वत या पूरी पर्वतमाला या पूरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये सब आ जाते हैं गामा में। अब देखो अल्फा में उदाहरण सीधे समझ लो कि यदि आप एक बगीचे में जाते हैं और वहाँ पे गुलाब, गेंदा और चमेली के फूल देखते हैं तो उस बगीचे की अल्फा विविधता हो गई 3, क्योंकि आपने देखे फूल कितने, 3। ठीक है, अब बीटा में देख लेते हैं कि यदि एक जंगल में 5 प्रकार के पक्षी हैं और वे जंगल के और ए जंगल में 5 प्रकार के हैं और बी जंगल में 5 प्रकार के पक्षी हैं, तो उनके बीच बीटा विविधता क्या होगी, बहुत अधिक होगी। क्योंकि बीटा विविधता ही ये बात बताती है कि 2 अलग अलग समुदायों के बीच में उसमें तुलना करी जाती है। ठीक है, गामा विविधता के उदाहरण में पूरे हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी पौधे, जानवरों और प्रजातियों की कुल संख्या गामा विविधता ही कहलाती है। तो आई होप ये जो आपने विविधता वाला चैप्टर था, क्या बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर था, ये आपने अच्छे से देखा, ये चीज़ें आपने अच्छे से समझने का प्रयास किया। हमने आपको बताया है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, ये जो आपको सिलेबस दिया गया इसको अच्छे से तैयार करना है। तो ये जब चीज़ें आप तैयार कर लोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तभी आप MCQ वगैरह लगाओगे तो आपको मज़ा आएगा। अब देखो ये चैप्टर इतना तो हमने जैव विविधता के बारे में पूरा बेसिक निपटा लिया। फिर आता है जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र। तो आप जब जैव मंडल हम लोग पढ़ते हैं तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए ही जैव मंडल बनाए गए हैं, और जैव मंडल में ही आप लोग पढ़ते हो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ते हो, संकटग्रस्त पशु उनकी प्रजातियां पढ़ते हो, अभ्यारण्य
पढ़ते हो, रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ते हो, वन्य जीव अभयारण्य पढ़ते हो, ये सब किस में देखने को मिलेगा? ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इसी वाले पोर्शन में। तो आज जैव विविधता का पूरा बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ गया। कल हम लोग जैव विविधता से संबंधित जो भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, क्योंकि जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, तो उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।